हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका रूपम क्रिएशंस में। आज की अगली कहानी है 25 साल बाद जब निखिल अपने पुराने शहर की उसी सड़क पर उतरा तो उसे यकीन ही नहीं हुआ कि समय सचमुच इतना बदल सकता है। जिस जगह कभी धूल उड़ती थी वहाँ अब पक्की सड़क थी। सड़क के दोनों तरफ छोटी छोटी दुकानें थी और दूर तक फैले खेतों के बीच बिजली के खंभे खड़े दिखाई दे रहे थे। लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज़ ऐसी थी जो बिल्कुल नहीं बदली थी। उस पुराने बरगद का पेड़ जिसके नीचे बैठकर कभी 3 बच्चे घंटों बातें किया करते थे। निखिल ने कुछ पल उस पेड़ को देखा और उसके चेहरे पर अनायास मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि कैसे बचपन में वह, उसकी छोटी बहन मीरा और उनके पड़ोस में रहने वाली काव्या हर शाम इसी पेड़ के नीचे जमा होते थे। काव्या उम्र में निखिल से 2 साल बड़ी थी, लेकिन उसे हमेशा ऐसा लगता था जैसे वह उसकी बड़ी बहन हो। पढ़ाई में तेज़, बोलने में बेबाक और किसी की परेशानी देखकर तुरंत मदद के लिए तैयार हो जाने वाली काव्या पूरे मोहल्ले की चहेती थी। निखिल के पिता सिंचाई विभाग में कर्मचारी थे और काव्या के पिता उसी विभाग में कार्यालय के बाबू थे। दोनों परिवारों के घर एक ही सरकारी परिसर में थे, इसलिए बच्चों की दोस्ती धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई थी कि आसपास के लोग उन्हें अलग अलग परिवारों का नहीं बल्कि एक ही परिवार का हिस्सा समझते थे। काव्या निखिल की कॉपियाँ जांचती, उसकी गलतियाँ पकड़ती और जब वह पढ़ाई से बचने की कोशिश करता तो डांट कर कहती, निखिल, जिंदगी में किसी के सहारे बैठकर आगे मत बढ़ना, पढ़ाई कर और अपने पैरों पर खड़ा होना। तब निखिल उसकी बात सुनकर मुंह बना देता। लेकिन आज 25 साल बाद उसे महसूस हो रहा था कि काव्या की वही बातें उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख बन गई थी। उस समय किसी ने नहीं सोचा था कि एक दिन वे तीनों बच्चे अलग अलग दिशाओं में चले जाएंगे और एक दूसरे से मिलने की उम्मीद तक छोड़ देंगे। निखिल ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और नौकरी के सिलसिले में दूसरे शहर चला गया। मीरा की शादी हो गई और वह अपने परिवार में व्यस्त हो गई। काव्या ने भी पढ़ाई जारी रखी, लेकिन उसके जीवन में एक के बाद एक ऐसी जिम्मेदारी आती गई कि उसके सपने पीछे छूटते चले गए। निखिल को आखिरी बार काव्या तब दिखाई दी थी जब वह शहर छोड़कर जा रहा था। बस अड्डे पर बारिश हो रही थी और काव्या हाथ में एक पुरानी नीली छतरी लिए खड़ी थी। उसने जाते जाते निखिल से सिर्फ इतना कहा था, जहाँ भी रहना अपने लोगों को मत भूलना। निखिल ने हंसकर जवाब दिया था, तुम भी तो मुझे भूल जाओगी। काव्या ने उस दिन कुछ नहीं कहा था, बस उसकी तरफ देखकर हल्की सी मुस्कान दी थी। उसके बाद जिंदगी इतनी तेज भागी कि निखिल के पास पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं रहा। कुछ वर्षों तक त्योहारों पर संदेश आते रहे, फिर फ़ोन नंबर बदल गए, लोगों के घर बदल गए और आखिरकार संपर्क पूरी तरह टूट गया। निखिल को कभी कभी काव्या की याद आती, मगर वह यही सोचकर रह जाता कि शायद काव्या भी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गई होगी। आज वह एक सरकारी परियोजना के निरीक्षण के सिलसिले में उसी जिले में आया था। काम खत्म होने के बाद अचानक उसके मन में अपने पुराने शहर को देखने की इच्छा हुई और वह ड्राइवर से बोला, गाड़ी उस पुराने सरकारी परिसर की तरफ ले चलो। गाड़ी जैसे ही पुराने परिसर के पास पहुंची, निखिल की नज़र एक बोर्ड पर पड़ी। बोर्ड पर लिखा था, सर्वांगीण ग्राम विकास अभियान, अध्यक्ष काव्या शेखर। निखिल कुछ क्षणों तक उस बोर्ड को देखता रह गया। उसके भीतर जैसे किसी ने अचानक पुरानी यादों का दरवाज़ा खोल दिया। काव्या, उसके मुंह से धीमी से निकला। ड्राइवर ने पूछा, सर कुछ कहा आपने? निखिल ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, गाड़ी रोकिए। वह नीचे उतरा और बोर्ड के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे गांव के विकास से जुड़े कई कामों की सूची लगी थी। नई सड़कें, पानी की पाइपलाइन, सरकारी स्कूल की मरम्मत, महिलाओं के लिए सिलाई केंद्र, पुस्तकालय, किसानों के लिए प्रशिक्षण केंद्र और सबसे ऊपर लिखा था, गांव का विकास सिर्फ इमारतों से नहीं, लोगों के आत्मविश्वास से होता है। यह वाक्य पढ़कर निखिल को बिल्कुल वही काव्या याद आ गई जो बचपन में कहा करती थी, अगर किसी जगह को बदलना है तो पहले वहाँ रहने वाले लोगों की सोच बदलनी पड़ती है। निखिल ने तुरंत पास की चाय की दुकान पर बैठे एक बुजुर्ग से पूछा, बाबा, ये काव्या शेखर कौन है? बुजुर्ग ने चश्मा ठीक करते हुए उसकी तरफ देखा और बोले, तुम बाहर के लगते हो, तभी नहीं जानते। अरे बेटा, हमारी काव्या बिटिया को कौन नहीं जानता, आज पूरे इलाके में उनका नाम है।
निखिल के चेहरे पर उत्सुकता आ गई। उसने पूछा, क्या वे यहीं रहती हैं? बुजुर्ग ने मुस्कुराकर कहा, रहती तो यहीं हैं, लेकिन आजकल घर से ज़्यादा गांव में मिलती हैं। सुबह किसी स्कूल में, दोपहर को पंचायत में, शाम को महिलाओं के केंद्र में। पता नहीं उन्हें आराम करना आता भी है या नहीं। निखिल के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने धीरे से पूछा, उनके परिवार में कौन कौन है? बुजुर्ग की मुस्कान अचानक फीकी पड़ गई। अब तो अकेली ही है बेटा। निखिल चौंक गया। अकेली? बुजुर्ग ने लंबी सांस ली। जिंदगी ने बहुत कुछ दिखाया उन्हें, मगर उन्होंने कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया। अपने दम पर खड़ी हुई और फिर दूसरों को खड़ा करना शुरू कर दिया। निखिल कुछ और पूछ पाता, उससे पहले सामने से लोगों का एक समूह आता दिखाई दिया। कुछ महिलाएं थीं, उनके साथ 2-3 बच्चे और कुछ बुजुर्ग भी थे। बीच में एक महिला साधारण सूती साड़ी पहने तेज कदमों से चल रही थी। उसके बालों में हल्की सफ़ेदी आ चुकी थी। चेहरे पर उम्र की कुछ रेखाएं थीं, लेकिन आंखों की चमक बिल्कुल वैसी ही थी। निखिल उसे देखते ही पहचान गया। 25 साल का फासला अचानक जैसे कुछ सेकंड में ख़त्म हो गया। वह काव्या ही थी। निखिल कुछ बोल नहीं पाया। काव्या भी आगे बढ़ते बढ़ते अचानक रुक गई। उसकी नज़र निखिल पर पड़ी। दोनों कुछ क्षण एक दूसरे को देखते रहे। आसपास खड़े लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि अचानक दोनों इतने शांत क्यों हो गए। काव्या ने धीरे से पूछा, निखिल? निखिल की आंखें भर आई, मगर उसने मुस्कुराकर कहा, हाँ, वही निखिल जिसे तुम पढ़ाई न करने पर डांटा करती थी। काव्या की आंखों में भी नमी आ गई। उसने हंसने की कोशिश की और बोली, और तुम वही हो जो मेरी हर डांट के बाद कहता था कि मैं बड़ी होकर प्रिंसिपल बन जाऊंगी। निखिल ने कहा, तुम प्रिंसिपल तो नहीं बनी, लेकिन लगता है पूरा गांव तुम्हारा स्कूल बन गया। काव्या कुछ नहीं बोली। उसने बस नज़रें झुका ली। आसपास खड़े लोगों में से एक महिला ने पूछा, दीदी आप इन्हें जानती हैं? काव्या ने कुछ पल बाद जवाब दिया, जानती हूँ, ये तो मेरे बचपन का सबसे अच्छा दोस्त है। निखिल के चेहरे पर मुस्कान आ गई, लेकिन अगले ही पल उसकी नज़र काव्या के चेहरे पर पड़ी और उसे महसूस हुआ कि उस मुस्कान के पीछे बहुत सारी अनकही बातें छिपी थी। दोनों कुछ देर बाद पुराने बरगद के नीचे जाकर बैठ गए। वही बरगद, वही जगह, लेकिन दोनों अब बच्चे नहीं थे। निखिल ने धीरे से पूछा, तुमने कभी मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की? काव्या ने ज़मीन की तरफ देखते हुए कहा, बहुत बार। फिर जिंदगी हर बार कहती रही कि पहले ये जिम्मेदारी पूरी करो, फिर वो काम पूरा करो। और देखते देखते 25 साल निकल गए। निखिल चुप रहा। उसने पूछा, तुम्हारे साथ हुआ क्या? काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरे साथ वही हुआ जो बहुत लोगों के साथ होता है। कुछ सपने थे, कुछ जिम्मेदारियाँ थीं और कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें मेरी ज़रूरत थी। निखिल ने पूछा, और तुम्हारे अपने सपने? काव्या ने बरगद की शाखाओं की ओर देखते हुए कहा, कुछ सपने पूरे नहीं होते निखिल, वे बस अपना रूप बदल लेते हैं। निखिल उसकी बात समझ नहीं पाया। तभी काव्या के फ़ोन पर लगातार कई कॉल आने लगे। उसने फ़ोन उठाया और कहा, हाँ, स्कूल की पानी की टंकी की मरम्मत आज ही शुरू करवा देना, और हाँ, किसी बच्चे से फ़ीस के लिए स्कूल मत छुड़वाना। फ़ोन रखने के बाद निखिल ने पूछा, तुमने ये सब कैसे किया? काव्या हंस दी, अकेले नहीं किया, गांव के लोगों ने साथ दिया। निखिल ने कहा, लेकिन शुरुआत तो तुमने ही की होगी। काव्या ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी एक छोटी लड़की दौड़ती हुई आई और काव्या से लिपट गई। काव्या दीदी, मास्टर जी ने कहा है कि मेरी छात्रवृत्ति आ गई। काव्या ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोली, देखा, मैंने कहा था ना, पढ़ाई मत छोड़ना। लड़की खुश होकर चली गई। निखिल उस बच्ची को जाते हुए देखता रहा। फिर उसने पूछा, तुमने कितने बच्चों की मदद की है? काव्या ने कहा, गिनती कभी नहीं की। निखिल ने मुस्कुराकर कहा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। काव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम भी नहीं, बस अब बालों में थोड़ी सफ़ेदी आ गई है। दोनों हंस पड़े। मगर उसी शाम निखिल को ऐसी बात पता चली जिसने उसके भीतर बेचैनी पैदा कर दी। गांव के पुराने परिचित हरिदास काका ने उसे बताया कि काव्या ने वर्षों पहले अपनी नौकरी छोड़कर गांव के विकास का काम इसलिए शुरू किया था क्योंकि उसके परिवार के साथ एक ऐसी घटना हुई थी
जिसने उसे अंदर तक तोड़ दिया था। निखिल ने पूछा, क्या हुआ था? काका कुछ देर चुप रहे और फिर बोले, ये बात काव्या खुद बताए तो बेहतर होगा। बस इतना समझ लो बेटा, जिस लड़की को तुम आज दूसरों के लिए लड़ते देख रहे हो, उसने खुद जिंदगी में बहुत कुछ खोया है। उस रात निखिल अपने होटल के कमरे में सो नहीं पाया। उसके सामने बार बार काव्या का चेहरा आ रहा था। 25 साल पहले बस अड्डे पर खड़ी वही लड़की, हाथ में नीली छतरी और आंखों में हजारों सपने। और आज वही लड़की पूरे गांव के लिए लड़ रही थी। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था कि उसने अपनी पुरानी जिंदगी छोड़कर गांव को ही अपना परिवार बना लिया? निखिल ने तय किया कि अगले दिन वह काव्या से इस बारे में ज़रूर पूछेगा। उसे नहीं पता था कि काव्या की जिंदगी का वह राज सिर्फ उसके अतीत से जुड़ा नहीं था, बल्कि निखिल के अपने अतीत से भी एक गहरा संबंध रखने वाला था। और इसी वजह से 25 साल बाद हुई यह मुलाकात उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली थी। अगली सुबह निखिल सूरज निकलने से पहले ही उठ गया। रात भर उसके मन में काव्या की बातें घूमती रही। वह जानना चाहता था कि आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने बचपन में सपनों से भरी उस लड़की को अपनी पूरी जिंदगी गांव के नाम करने पर मजबूर कर दिया। निखिल ने होटल से निकलकर सीधे गांव का रास्ता पकड़ा। रास्ते में उसे वही पुराना स्कूल दिखाई दिया जहां कभी वह और काव्या पढ़ा करते थे। स्कूल की दीवारें नई थी, मैदान में झूले लगे थे और मुख्य दरवाजे के पास एक बड़ा सा बोर्ड लगा था, हर बच्चा पढ़ेगा तभी तो गांव आगे बढ़ेगा। निखिल बोर्ड पढ़ ही रहा था कि पीछे से आवाज़ आई, इतनी सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे हो? वह पलटा तो काव्या खड़ी थी। निखिल मुस्कुराया और बोला, तुम्हारा पीछा कर रहा हूँ। काव्या हंस पड़ी। 25 साल बाद मिले हो और अभी से परेशान करने लगे? निखिल ने गंभीर होकर कहा, कल तुमने जो बात अधूरी छोड़ी थी उसी का जवाब लेने आया हूँ। काव्या कुछ क्षण चुप रही, फिर उसने कहा, कुछ सवालों के जवाब सुनना आसान नहीं होता। निखिल ने कहा, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। काव्या ने स्कूल के खाली मैदान की तरफ देखा और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, तुम्हें याद है कॉलेज के बाद मैंने शहर में नौकरी शुरू की थी? निखिल ने सिर हिलाया। मैंने सोचा था कि नौकरी करूँगी, आगे पढ़ूंगी और एक दिन अपने गांव के लिए कुछ करूँगी। उस समय मेरे पिता की तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए नौकरी के साथ घर भी संभालना पड़ता था। फिर एक दिन अचानक पिता की नौकरी चली गई। घर की आर्थिक हालत खराब हो गई। मेरी माँ पहले ही बीमार रहती थी और छोटे भाई की पढ़ाई चल रही थी। मैंने अपनी पूरी कमाई घर में लगानी शुरू कर दी। निखिल ध्यान से सुन रहा था। काव्या आगे बोली, कुछ समय बाद पिता नहीं रहे। उनके जाने के बाद घर की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। मैंने सोचा था कुछ साल मेहनत करूँगी, फिर सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी माँ की तबीयत बहुत बिगड़ गई। इलाज में जो कुछ बचत थी सब खत्म हो गई। मैंने नौकरी के साथ साथ अतिरिक्त काम भी करना शुरू किया। उन दिनों कई बार ऐसा हुआ कि मुझे खुद खाना नसीब नहीं होता था, लेकिन भाई की फीस समय पर जमा करनी होती थी। निखिल ने धीमे से पूछा, तुमने कभी मुझे बताया क्यों नहीं? काव्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी थी निखिल, तुम आगे बढ़ रहे थे, मैं तुम्हें अपनी परेशानियों में क्यों खींचती? निखिल के पास कोई जवाब नहीं था। काव्या ने आगे कहा, माँ के जाने के बाद मैं बिल्कुल अकेली रह गई। भाई की पढ़ाई पूरी हुई तो वह दूसरे शहर नौकरी करने चला गया। मैंने सोचा अब शायद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचूंगी, लेकिन तभी गांव में एक घटना हुई जिसने मेरी सोच बदल दी। निखिल ने पूछा, क्या घटना? काव्या ने स्कूल की खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, हमारे गांव की एक लड़की थी सुमन, बहुत होशियार थी, पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर की हालत ख़राब थी। उसके पिता ने कहा कि पढ़ाई पर पैसा खर्च करने से अच्छा है जल्दी शादी कर दी जाए। मैंने बहुत कोशिश की कि उसकी पढ़ाई न रुके, लेकिन परिवार ने मेरी बात नहीं मानी। सुमन की शादी हो गई। कुछ साल बाद वह मायके लौटी तो उसके साथ एक छोटा बच्चा था और उसके चेहरे पर वह आत्मविश्वास नहीं था जो बचपन में हुआ करता था। तब मुझे पहली बार समझ आया कि सिर्फ किसी एक लड़की की मदद कर देने से समस्या ख़त्म नहीं होगी।
समस्या उस सोच में थी जो लड़कियों को अपने पैरों पर खड़ा होने का मौका ही नहीं देती। निखिल चुपचाप सुनता रहा। काव्या बोली, मैंने उसी दिन फैसला किया कि अगर मेरे पास पैसा नहीं है तो मैं अपना समय दूंगी, अगर मेरे पास बड़ी संस्था नहीं है तो मैं लोगों को जोड़ूंगी, और अगर मेरे पास कोई पद नहीं है तो भी मैं काम करना नहीं छोड़ूंगी। निखिल ने पूछा, फिर शुरुआत कहाँ से की? काव्या मुस्कुराई, इसी स्कूल से। उसने सामने की इमारत की तरफ इशारा किया। स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए पर्याप्त बेंच नहीं थी। कई बच्चे बरसात में स्कूल नहीं आ पाते थे क्योंकि रास्ता कीचड़ से भर जाता था। मैंने पहले 10 परिवारों को इकट्ठा किया। सबने थोड़ा थोड़ा सहयोग किया। किसी ने ईंट दी, किसी ने मजदूरी की, किसी ने अपनी दुकान से सामान दिया। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा कि अगर हम मिलकर काम करें तो गांव बदल सकता है। निखिल ने पूछा, और फिर सड़क बनी, पानी की व्यवस्था हुई, स्कूल की मरम्मत हुई, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण केंद्र खुला और किसानों के लिए सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचाने का काम शुरू किया। निखिल ने हंसकर कहा, तुमने तो सच में पूरा गांव बदल दिया। काव्या ने सिर हिलाया, नहीं निखिल, गांव मैंने नहीं बदला, गांव के लोगों ने खुद को बदला। मैंने बस उन्हें एक दूसरे का हाथ पकड़ना सिखाया। तभी स्कूल की प्रधानाचार्य वहां आए। उन्होंने निखिल को देखा तो बोला, अरे आप वही हैं ना जिनके बारे में काव्या जी कल बता रही थी? निखिल चौंका, मेरे बारे में? प्रधानाचार्य मुस्कुराए, कह रही थी कि बचपन का एक दोस्त इतने साल बाद वापस आया है। काव्या ने तुरंत बात बदलते हुए कहा, सर आज छात्रवृत्ति वाले बच्चों की सूची तैयार करनी है। निखिल समझ गया कि काव्या अभी अपने अतीत की सारी बातें बताने के लिए तैयार नहीं थी। वह उसके साथ स्कूल के अंदर चला गया। वहाँ उसने देखा कि दीवारों पर बच्चों की बनाई तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर के नीचे लिखा था, मेरा गांव मेरा सपना। निखिल ने पूछा, ये किसने बनाया? काव्या ने कहा, राधिका ने। वही बच्ची जो कल तुमसे मिली थी। हाँ, निखिल ने तस्वीर को ध्यान से देखा। उसमें एक छोटा सा गांव था, बीच में स्कूल, पास में अस्पताल और सड़क पर लड़कियां साइकिल चलाती हुई दिखाई गई थी। निखिल ने कहा, तुमने इन बच्चों को सपने देखना सिखा दिया। काव्या ने हल्की आवाज़ में कहा, काश किसी ने मुझे भी समय पर यही सिखाया होता कि अपने सपनों को सिर्फ जिम्मेदारियों के नीचे दबाना नहीं चाहिए। निखिल ने उसकी तरफ देखा। पहली बार उसे लगा कि काव्या के दिल में अभी कुछ ऐसा था जिसे उसने कभी किसी से नहीं कहा। तभी बाहर से शोर सुनाई दिया। कुछ लोग तेजी से स्कूल की तरफ आ रहे थे। उनमें से एक व्यक्ति गुस्से में कह रहा था, काव्या जी, आपने बिना पूछे हमारे खेत के पास रास्ता बनाने का फैसला कैसे कर लिया? काव्या बाहर गई और शांत स्वर में बोली, रास्ता पंचायत की ज़मीन पर बन रहा है, आपकी निजी ज़मीन पर नहीं। वह व्यक्ति बोला, लेकिन रास्ता मेरे खेत के बिल्कुल पास से जाएगा, मुझे नुकसान होगा। काव्या ने कहा, अगर आपको लगता है कि आपकी ज़मीन का नुकसान हो रहा है तो हम नाप कर देख लेते हैं। आदमी कुछ और लोगों के साथ बहस करने लगा। निखिल ने देखा कि काव्या बिल्कुल शांत थी। उसने किसी से ऊंची आवाज़ में बात नहीं की। कुछ देर बाद पंचायत के कर्मचारी आए और ज़मीन की नाप शुरू हुई। नाप में पता चला कि रास्ता सरकारी ज़मीन से ही गुजर रहा था। वह व्यक्ति चुप हो गया। काव्या ने उससे कहा, आप हमारे गांव के ही आदमी हैं, अगर आपको कोई परेशानी है तो मेरे पास आइए, लड़ाई करने से समस्या हल नहीं होगी। वह व्यक्ति सिर झुकाकर चला गया। निखिल ने पूछा, तुम इतनी आसानी से लोगों को समझा लेती हो? काव्या हंसकर बोली, नहीं, पहले बहुत लड़ती थी, फिर समझ आया कि सामने वाला गलत हो तब भी उसे अपमानित करने से वह सही नहीं बनता। दोपहर तक निखिल उसके साथ गांव में घूमता रहा। उसने देखा कि एक छोटी सी इमारत में महिलाएं सिलाई सीख रही थीं। दूसरी जगह कुछ किसान फसल के बारे में प्रशिक्षण ले रहे थे। एक कमरे में किताबों से भरी अलमारियां थीं। निखिल ने पूछा, ये पुस्तकालय कब बनाया? काव्या ने कहा, 2 साल पहले। पैसा कहाँ से आया? लोगों ने किताबें दान की, कुछ संस्थाओं ने मदद की और बाकी गांव वालों ने मिलकर जुटाया। निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें याद है बचपन में तुम कहती थी कि गांव में एक बड़ी लाइब्रेरी होनी चाहिए? काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीरे से बोली, हाँ याद है।
तो आखिर तुम्हारा वो सपना पूरा हो गया। काव्या कुछ क्षण चुप रही, फिर बोली, मेरा नहीं, तुम्हारा भी तो था। निखिल चौंक गया। मेरा? काव्या ने कहा, तुम भूल गए। तुमने ही तो कहा था कि जब बड़े होंगे तो इस गांव में ऐसी लाइब्रेरी बनाएंगे जहां कोई बच्चा किताब खरीद न पाने के कारण पढ़ाई से पीछे न रहे। निखिल को अचानक बचपन की वह बात याद आ गई। उसने हंसते हुए कहा, मैंने तो बस ऐसे ही कहा था। काव्या ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैंने कभी ऐसे ही नहीं कहा था। निखिल के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे पहली बार लगा कि उनके बचपन की कुछ बातें काव्या ने उन वर्षों में भी संभाल कर रखी थी। शाम होने लगी थी। निखिल ने जाने से पहले पूछा, काव्या, अगर मैं कल वापस आने से पहले तुमसे एक सवाल पूछूं तो क्या तुम जवाब दोगी? काव्या ने कहा, पूछो। निखिल ने कहा, हमारा संपर्क टूटने के बाद तुमने मुझे आखिरी बार कब याद किया था? काव्या कुछ क्षण बिल्कुल शांत रही। फिर उसने अपने कमरे से एक पुरानी लकड़ी का डिब्बा लाकर उसके सामने रख दिया। डिब्बे में पुराने कागज, कुछ तस्वीरें और कई चिट्ठियाँ थीं। काव्या ने उसमें से एक पीला पड़ा लिफाफा निकाला और निखिल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, यह चिट्ठी तुम्हें 25 साल पहले मिलनी चाहिए थी। निखिल ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उस पर उसका नाम लिखा था, निखिल के लिए। नीचे तारीख देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। यह वही तारीख थी जिस दिन वह शहर छोड़कर गया था। निखिल ने हैरानी से पूछा, ये तुम्हारे पास कैसे आई? काव्या ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने इसे भेजा ही नहीं था। निखिल ने लिफाफा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन काव्या ने अचानक उसका हाथ रोक दिया। अभी नहीं। निखिल ने पूछा, क्यों? काव्या की आंखें भर आई। उसने कहा, क्योंकि इस चिट्ठी में सिर्फ मेरे शब्द नहीं हैं, इसमें उस इंसान की आखिरी इच्छा भी है जिसकी वजह से शायद हमारी ज़िंदगी उस दिन हमेशा के लिए बदल गई थी। निखिल स्तब्ध रह गया। कौन? काव्या ने उसकी तरफ देखा और धीमे स्वर में बोली, तुम्हारे पिता। निखिल कुछ पल तक काव्या को देखता रहा। उसके लिए यह बात किसी झटके से कम नहीं थी। उसके पिता और काव्या की ज़िंदगी के बीच आखिर ऐसा क्या संबंध था जिसके बारे में उसे आज तक कुछ पता नहीं था। उसने बेचैनी से पूछा, मेरे पिताजी ने तुम्हें क्या कहा था? काव्या ने तुरंत जवाब नहीं दिया। उसने वह पुराना लिफाफा वापस अपने हाथ में लिया और बोली, पहले तुम्हें पूरी बात जाननी होगी, तभी ये चिट्ठी समझ आएगी। निखिल चुपचाप बैठ गया। काव्या ने कहना शुरू किया, जब तुम्हारे पिता का तबादला दूसरे शहर हुआ था, उसी समय मेरे पिता की नौकरी भी मुश्किल में पड़ गई थी। विभाग में कुछ गलत फैसले हुए थे और कई कर्मचारियों पर कार्रवाई होने वाली थी। तुम्हारे पिता जानते थे कि मेरे पिता निर्दोष हैं। उन्होंने उनके लिए अधिकारियों के सामने आवाज़ उठाई थी, लेकिन तुम्हारे पिता का भी उसी दौरान तबादला हो गया और वे चले गए। जाते जाते उन्होंने मेरे पिता से कहा था कि अगर कभी ज़रूरत पड़े तो मुझे अपनी बेटी समझकर बताना। निखिल ध्यान से सुन रहा था। काव्या ने आगे कहा, कुछ महीनों बाद मेरे पिता की नौकरी बच गई, लेकिन उनकी तबीयत लगातार खराब रहने लगी। एक दिन उन्होंने मुझे तुम्हारे पिता के बारे में बताया। उन्होंने कहा था कि दुनिया में कुछ रिश्ते खून के नहीं होते, फिर भी वे खून के रिश्तों से कम नहीं होते। निखिल की आंखें नम हो गई। मुझे ये सब कभी क्यों नहीं बताया गया? काव्या ने धीमे से कहा, क्योंकि उस समय तुम्हारे पिता भी नहीं चाहते थे कि तुम्हें अपनी पढ़ाई और भविष्य के बीच इन बातों में उलझाया जाए। उसने फिर लिफाफा निखिल की तरफ बढ़ाया। ये चिट्ठी तुम्हारे पिता ने मुझे दी थी। उन्होंने कहा था कि जब सही समय आए तभी तुम्हें देना। निखिल ने कांपते हाथों से चिट्ठी खोली। कागज़ पुराना था, लेकिन अक्षर साफ थे। उसमें लिखा था कि ज़िंदगी में इंसान जितना अपने लिए करता है, उससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान वह होता है जो वह किसी दूसरे के जीवन में उजाला करने के लिए करता है। तुम्हारे पिता ने काव्या को पढ़ाई जारी रखने और अपने सपनों को किसी परिस्थिति के कारण छोड़ने से मना किया था। उन्होंने यह भी लिखा था कि अगर कभी उसे मौका मिले तो वो अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करे, क्योंकि शिक्षा ही वह चीज़ है जिसे बांटने से कम नहीं बल्कि बढ़ती है। निखिल चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रुक गया। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। उसे याद आया कि उसके पिता अक्सर कहा करते थे, बेटा, पढ़ाई सिर्फ नौकरी पाने के लिए मत करना। पढ़ाई का असली मतलब तब समझना
जब तुम्हारी वजह से किसी और का जीवन बेहतर हो। निखिल ने कभी नहीं सोचा था कि वही बात किसी और की ज़िंदगी का रास्ता बन जाएगी। उसने काव्या से पूछा, क्या तुमने इसी चिट्ठी की वजह से गांव में ये सब शुरू किया? काव्या ने सिर हिलाया। सिर्फ चिट्ठी की वजह से नहीं, लेकिन उस चिट्ठी ने मुझे उस समय संभाला जब मुझे लग रहा था कि मेरे अपने सपने ख़त्म हो चुके हैं। निखिल ने पूछा, फिर तुमने मुझे कभी ढूंढा क्यों नहीं? काव्या कुछ देर चुप रही। क्योंकि तुम्हारे पिता ने चिट्ठी में एक बात और लिखी थी। क्या? काव्या ने कहा। उन्होंने लिखा था कि किसी की मदद करते समय बदले में उसका साथ मांगना मत। अगर निखिल कभी लौट कर आए तो उसे ये मत बताना कि तुमने उसके पिता की बात पूरी करने के लिए अपनी ज़िंदगी बदल दी। उसे अपने फैसले खुद लेने देना। निखिल ने सिर झुका लिया। तुमने इतने साल ये सब अकेले संभाला? काव्या मुस्कुराई। अकेले कहाँ, धीरे धीरे गांव मेरे साथ खड़ा हो गया। निखिल ने कहा, लेकिन तुम्हारी अपनी ज़िंदगी? काव्या ने बरगद के पेड़ की ओर देखते हुए कहा, शुरू में लगता था कि मैंने अपनी ज़िंदगी खो दी। बाद में समझ आया कि ज़िंदगी सिर्फ वही नहीं होती जो हम अपने लिए चुनते हैं। कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसी जगह ले जाती है जहाँ हम खुद से बड़े किसी उद्देश्य का हिस्सा बन जाते हैं। अगले दिन निखिल ने शहर लौटने का फैसला टाल दिया। उसने अपने विभाग के अधिकारियों से बात की और अपनी छुट्टी बढ़ा ली। काव्या को इसकी खबर मिली तो उसने पूछा, तुम यहाँ रुक क्यों रहे हो? निखिल ने कहा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा एक अधूरा काम है। काव्या ने हैरानी से पूछा, कौन सा? निखिल ने स्कूल के पुस्तकालय की तरफ इशारा किया। तुमने बचपन का सपना पूरा कर दिया, लेकिन इसे और बड़ा किया जा सकता है। काव्या ने कहा, मैं किसी से पैसे नहीं मांगना चाहती। निखिल ने जवाब दिया, पैसे की बात नहीं कर रहा। मैं अपने विभाग की एक योजना के बारे में जानता हूँ जिसके तहत ग्रामीण पुस्तकालय और डिजिटल शिक्षा केंद्र बनाए जा सकते हैं। अगर पंचायत तैयार हो तो मैं प्रक्रिया समझाने में मदद कर सकता हूँ। काव्या कुछ देर उसे देखती रही, फिर मुस्कुराकर बोली, तुम सच में बदल गए हो। निखिल हंसते हुए बोला, तुम्हारी डांट का असर देर से हुआ है। दोनों ने मिलकर काम शुरू किया। अगले कई दिनों तक निखिल कागजी प्रक्रिया समझता रहा और काव्या गांव के लोगों को जोड़ती रही। जिन लोगों ने पहले कहा था कि गांव में कुछ नहीं बदल सकता, वही लोग अब श्रमदान करने लगे। किसी ने पुरानी किताबें दी, किसी ने कंप्यूटर उपलब्ध करवाने में मदद की, किसी ने बच्चों के लिए मेज कुर्सियाँ बनवाई। कुछ ही महीनों में स्कूल के पीछे एक नया कमरा तैयार हुआ। वहाँ किताबों के साथ कंप्यूटर भी लगाए गए। उद्घाटन के दिन पूरा गांव इकट्ठा था। काव्या को मंच पर बुलाया गया, लेकिन उसने माइक हाथ में लेकर कहा, आज यहाँ मेरा सम्मान नहीं होना चाहिए, आज उन सभी लोगों का सम्मान होना चाहिए जिन्होंने यह साबित किया कि बदलाव किसी एक व्यक्ति से नहीं, मिलकर काम करने से आता है। फिर उसने निखिल को मंच पर बुलाया। निखिल ने माइक संभाला और कहा, मैं यहाँ कोई श्रेय लेने नहीं आया, मैं बस उस वादे को पूरा करने आया हूँ जो मैंने बचपन में एक दोस्त से किया था। लोगों ने तालियां बजाई। काव्या की आंखें नम हो गई। कार्यक्रम खत्म होने के बाद निखिल ने उसे वही पुरानी चिट्ठी वापस करनी चाहिए, लेकिन काव्या ने मना कर दिया। ये तुम्हारी है, उसने कहा। निखिल ने पूछा, और तुम्हारे पास क्या रहेगा? काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, तुम्हारे पिता की सीख तो मेरे साथ हमेशा रहेगी। कुछ दिन बाद निखिल को शहर वापस जाना पड़ा। जाने से पहले वह उसी बरगद के नीचे काव्या से मिला। उसने कहा, इस बार मैं संपर्क नहीं टूटने दूंगा। काव्या ने मुस्कुरा कर कहा, इस बार तुम्हें ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पूरा गांव तुम्हें पहचानता है। निखिल ने हंसते हुए कहा, और अगर मैं फिर 25 साल गायब हो गया तो? काव्या ने उसे घूर कर कहा, तो इस बार तुम्हारी डांट मैं नहीं, गांव के बच्चे देंगे। दोनों हंस पड़े। गाड़ी चलने लगी तो निखिल ने पीछे मुड़कर देखा। बरगद के नीचे काव्या खड़ी थी और उसके आसपास गांव के कई बच्चे थे। निखिल के हाथ में अब भी उसके पिता की वह पुरानी चिट्ठी थी। उसने आखिरी बार उसे पढ़ा और समझ गया कि कुछ रिश्ते समय के साथ ख़त्म नहीं होते, वे बस किसी सही समय का इंतज़ार करते हैं। 25 साल पहले एक अधूरी चिट्ठी ने दो दोस्तों को अलग कर दिया था, लेकिन वही चिट्ठी 25 साल बाद उन्हें फिर एक दूसरे तक ले आई थी।